हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर से। तो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसिशन फार्मिंग का, तो इससे पहले भी मैं 3 वीडियोस डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों ने यदि नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यदि वहाँ पर भी नहीं मिलती हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के बाकी के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो 3 वीडियोस हो चुकी थी जिनमें जो है 300 क्वेश्चन देख चुके थे हम लोग। अब उसके आगे के क्वेश्चंस आज की वीडियो में देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो या PDF कुछ भी डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि NPOP नियम के तहत NPOP नियम के तहत यदि कोई किसान पूरी तरह प्रमाणित जैविक भूमि पर किसी रासायनिक इनपुट का छिड़काव जानबूझकर करता है तो उस पर वित्तीय दंड के अलावा अधिकतम कितने वर्ष का ब्लैकलिस्ट प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अधिकतम जो है कितने वर्ष का ब्लैकलिस्ट प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। अधिकतम 3 से 5 वर्ष तक के लिए पंजीकरण और प्रमाणीकरण पर रोक हो जाएगी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण के तहत ग्रुप सर्टिफिकेशन में ICS में आंतरिक निरीक्षण इंटरनल इंस्पेक्टर्स द्वारा वर्ष में कम से कम कितनी बार प्रत्येक पंजीकृत किसान के खेत का भौतिक निरीक्षण करना अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, वर्ष में कम से कम 1 बार करना अनिवार्य है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैविक खाद्य प्रसंस्करण में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पाश्चुरीकरण के दौरान दूध को सुरक्षित रखने का मुख्य भौतिक सिद्धांत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। दूध को बहुत कम समय के लिए अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म करना और तुरंत ठंडा करना, जिससे बिना पोषक तत्व नष्ट किए सभी जीवाणु मर जाएंगे। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैविक उत्पादों के विपणन और व्यापार में मिलने का आर्थिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो है सबसे बड़ा लाभ क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला। यह उत्पादन को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता के आधार पर वैश्विक बाजार में एक अनूठी पहचान और कानूनी संरक्षण देता है, जिससे उसकी प्रीमियम कीमत सुनिश्चित होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के तहत प्रयुक्त तकनीक में प्रयुक्त नेटवर्क CNN का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इसका जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला। ड्रोन या कैमरों द्वारा ली गई छवियों का पिक्सल दर पिक्सल विश्लेषण करके खरपतवारों फसलों की बीमारियों और कीटों के लक्षणों को सटीकता से पहचानना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में प्रयुक्त सेंसर का प्राथमिक उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, मिट्टी का कड़ापन या संघनन जो जड़ों के विकास में बाधा डालता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन स्प्रेइंग प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाले स्मार्ट नोजल्स में सोलनॉइड एक्चुएटर्स का क्या कार्य है। तो इसका जो है क्या कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। अत्यधिक उच्च गति पर चालू और बंद होकर वास्तविक समय में प्रिस्क्रिप्शन मैप के अनुसार तरल दवा की मात्रा को सटीक रूप से जो है नियंत्रित करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि की मैपिंग में एनिसोट्रॉपी शब्द से क्या तात्पर्य है। तो एनिसोट्रॉपी से शब्द से जो है क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला। मिट्टी के गुणों जैसे नमी या नाइट्रोजन में होने वाले बदलावों का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दर से भिन्न होना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि स्वचालित प्रिसीजन रोबोटिक्स में LiDAR लीडर सेंसर और स्टीरियो कैमरा का सह उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला। वास्तविक समय में बाधाओं का पता लगाने और फसलों की कतारों के बीच रोबोट को बिना पौधों को नुकसान पहुंचाए नेविगेट करने के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग के बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए जब क्लाउड सर्वर के बजाय सीधे ट्रैक्टर
सीधे ट्रैक्टर या ड्रोन पर ही गणना की जाती है। तो इस आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है? तो इस आर्किटेक्चर को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, एज कंप्यूटिंग कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिक आंदोलन के पारिस्थितिकी के सिद्धांत के अनुसार जैविक उत्पादन प्रणालियों को किस पर आधारित होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, जीवित पारिस्थितिक प्रणालियों और चक्रों के साथ काम करने और उन्हें बनाए रखने और उनके अनुसरण पर किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जैविक खेती का दायरा सबसे अधिक क्यों है? तो सबसे अधिक क्यों है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, क्योंकि इन क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पहले से ही बहुत कम है, जिससे रूपांतरण आसान होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक मृदा पारिस्थितिकी में एज़ोक्टोबैक्टर द्वारा नाइट्रोजन निर्धारण के दौरान किस धातु सहकारक की उपस्थिति नाइट्रोजन एंजाइम की सक्रियता के लिए अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, मोलिब्डेनम और लोहा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि राइजोस्फीयर प्रभाव से क्या तात्पर्य है, जो जैविक खेती में पोषक तत्व उपलब्धता को निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जड़ों द्वारा छोड़े गए स्रावों के कारण जड़ों के आसपास की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी और उनकी गतिविधि का अत्यधिक बढ़ जाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में मृदा श्वसन की उच्च दर मुख्य रूप से क्या संकेत देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, को हो जाएगा बी वाला, मिट्टी में प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं और सूक्ष्म जैव भार अत्यधिक सक्रिय है। फिर आ जाते हैं साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर आधारित प्रमाणीकरण के लिए इस प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसमें किसानों का समूह खुद एक दूसरे के प्रमाणीकरण की गारंटी लेता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली, PGS इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्राथमिक उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य में क्या विकसित करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, जैव उत्पादकों के प्रमाणित क्लस्टर विकसित करना और उन्हें सीधे घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला से जोड़ना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में जैविक इनपुट जैसे बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स के गुणवत्ता नियंत्रण और राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण के लिए कौन सा संस्थान नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र, NCONF, नेशनल सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड नेचुरल फार्मिंग। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारत में प्रवर्धित LEISA तकनीक का जैविक खेती में क्या अर्थ है? तो जैविक खेती में इसका जो है क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कम बाहरी इनपुट और सतत कृषि। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रायोजित APCNF आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग मॉडल मुख्य रूप से किस कृषि दर्शन पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जीवामृत और बीजामृत का उपयोग। फिर आ जाते हैं साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि बायोगैस डाइजेस्टर से निकलने वाली किण्वित तरल स्लरी में नाइट्रोजन मुख्य रूप से किस रूप में पाई जाती है, जो पौधों को तुरंत प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका बी वाला, अमोनियाकल नाइट्रोजन के रूप में, जो वाष्पीकृत के प्रति संवेदनशील होती है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्वों के फर्टिगेशन के लिए कंपोस्ट में सल्फर मिलाया जाता है, तो मिट्टी में उसका ऑक्सीकरण कर उसे सल्फेट में बदलने का कार्य कौन सा सूक्ष्म जीव करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, को हो जाएगा बी वाला, थियोबैसिलस ऑक्सीडेंस, थायोबैसिलस ऑक्सीडेंस। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि NPOP मानकों के परिशिष्ट फर्स्ट के अनुसार जैविक खेती में फास्फोरस के स्रोतों के रूप में इस पदार्थ के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, थॉमस स्लैग या अत्यधिक घुलनशील रासायनिक सुपर फास्फेट। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि हरी खाद के रूप में प्रयुक्त सेसबेनिया एक्यूलियाटा को मिट्टी में
पलटते समय पौधों की इस अवस्था पर पलटना सबसे वैज्ञानिक माना जाता है ताकि C अनुपात N अनुपात संतुलित रहे। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 50%। पुष्पन अवस्था लगभग 45 से 50 दिन पर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक मानकों के तहत पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए किस प्राकृतिक खनिज के सीधे उपयोग की अनुमति है, बशर्ते उसे रासायनिक रूप से संसाधित न किया गया हो। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला सल्फेट ऑफ पोटाश प्राकृतिक खनिजों से प्राप्त या ग्लूकोनाइट मिट्टी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया कि फसलों और किस्मों का चयन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि NPOP के कड़े मानकों के अनुसार जैविक कृषि में फसलों की किस्मों के चयन में किस प्रकार के बीजों के उपयोग पर पूर्णतः वैधानिक प्रतिबंध है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला अनुवांशिक रूप से संशोधित बीज और रासायनिक कवकनाशी से उपचारित बीज। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती के लिए फसलों की उन किस्मों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है जिनसे सघन जड़ तंत्र होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला क्योंकि जैविक मिट्टी में पोषक तत्व धीरे धीरे मुक्त होते हैं और गहरी व सघन जड़ें मिट्टी के बड़े आयतन से घुलनशील तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि एलिलोपैथी क्षमता रखने वाली फसलें जैसे राई या ज्वार का चयन जैविक फसल चक्र में किस विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला हमारा जड़ों से प्राकृतिक रसायनों का स्राव और खरपतवारों के अंकुरण और वृद्धि को प्राकृतिक रूप से दबाने के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक धान की खेती में अजोला के साथ किस साइनोबैक्टीरिया का सहजीव नाइट्रोजन निर्धारण की दर को अत्यधिक बढ़ा देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला एनावीना एजोली। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि शुष्क क्षेत्रों में जैविक दलहन उत्पादन के लिए सहनशील किस्मों का चयन करते समय ओस्मोटिक एडजस्टमेंट क्षमता को क्यों देखा जाता है। तो इस क्षमता को क्यों देखा जाता है राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला या पौधों की कोशिकाओं में प्रोलिन जिसे अस्मोलाइट्स जमा कर सूखे के तनाव में भी टर्गर प्रेशर बनाए रखती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि बेसिलस तुरंगजेनेसिस के क्रिस्टल प्रोटीन कीटों की आंत में प्रवेश करने के बाद किस वैज्ञानिक तंत्र के द्वारा उन्हें मारते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला वे कीट की छारी आंत के pH में घुलकर उपकला कोशिकाओं में छिद्र बना देते हैं जिससे कीट का परासरणी संतुलन बिगड़ जाता है और वह मर जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक फंगस नियंत्रण में प्रयुक्त ट्राइकोडर्मा विरिडी हानिकारक कवक जैसे पाइथम या राइजोक्टोनिया को माइकोपैरासिटिज्म के तहत कैसे नष्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला यह शत्रु कवक के हाइफी के चारों ओर लिपट जाता है और काइटिन व बीटा-1,3 ग्लूकेनेज एंजाइम स्रावित कर उसकी कोशिका भित्ति को गला देता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि फेरोमोन ट्रैप में प्रयुक्त कृत्रिम सिंथेटिक गंध मुख्य रूप से किस कीट व्यवहार का उपयोग कर केवल नर वयस्क को आकर्षित और नष्ट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला मादा कीटों द्वारा संभोग के लिए छोड़े जाने वाले सेक्स फेरोमोन का अनुसरण। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन के लिए प्रयुक्त थर्मल बीडिंग का मुख्य भौतिक सिद्धांत क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला LPG बर्नर की हल्की आंच से खरपतवार की पत्तियों की कोशिकाओं के भीतर के पानी को अचानक गर्म करना जिससे कोशिका झिल्ली फट जाती है और पौधा सूख जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि भंडारित अनाज में जैविक रूप से धूम्रन के विकल्प के रूप में प्रयुक्त डाइएटोमेशियस अर्ध कीड़ों को भौतिक रूप से कैसे कर मारती है। तो इसको कैसे मारती है, इसके नुकीले सिलिका कण कीड़ों की बाहरी मोमी परत को सोख और खरोच देते हैं जिससे कीड़ों के शरीर से पानी का अत्यधिक वाष्पीकरण होता है और वे मर जाते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर
ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत गठित तकनीकी समिति का मुख्य वैधानिक कार्य क्या है? तो इसका जो है मुख्य वैधानिक कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों की निरंतर समीक्षा करना, उनमें संशोधन करना और इनपुट की अनुमत सूचियों को अद्यतन करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वार्षिक फसलों के लिए कन्वेंशन रासायनिक खेती से पूर्ण प्रमाणित जैविक खेती में परिवर्तन के लिए NPOP द्वारा निर्धारित न्यूनतम रूपांतरण अवधि कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, बुवाई से कम 24 महीने 2 वर्ष पहले से जैविक प्रबंधन अनिवार्य है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ICS इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का गठन मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए अनिवार्य किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, छोटे और सीमांत किसानों के समूहों के लिए, ताकि प्रमाणीकरण की लागत को कम किया जा सके और आंतरिक स्तर पर कड़ा नियंत्रण रहे। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई उत्पाद भारत जैविक लोगों को उपयोग करना चाहता है तो उसमें न्यूनतम कितने प्रतिशत सामग्री प्रमाणित जैविक खेतों के से आनी अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 75%। सॉरी, तो इसके लिए जो है 95% या उससे अधिक जल और नमक को छोड़कर, ठीक है, जल और नमक को छोड़कर। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि प्रमाणीकरण के दौरान समानांतर उत्पादन से क्या तात्पर्य है, जिस पर NPOP सख्त प्रतिबंध लगाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, एक ही कृषि इकाई किसान द्वारा एक ही जैसी दिखने वाली फसल या किस्म को एक ही समय में जैविक और गैर जैविक दोनों विधियों से उगाना, जिससे आपस में मिश्रण का खतरा हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान आयनकारी विकिरण तकनीक के उपयोग पर NPOP और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत क्या नियम है? तो इसके तहत जो है क्या नियम है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, यह पूर्णतः प्रतिबंधित है क्योंकि यह जैविक खाद्य की प्राकृतिक अखंडता को प्रभावित करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक पैकेजिंग सामग्री के चयन में किस प्लास्टिक बहुलक के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है, क्योंकि इसके निर्माण और निपटान में पर्यावरण को गंभीर खतरा होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पॉलीविनाइल क्लोराइड और क्लोरी आधारित पैकेजिंग सामग्री। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक कृषि के आर्थिक विश्लेषण में रूपांतरण अवधि के दौरान वित्तीय घाटे का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला हमारा, रासायनिक इनपुट बंद करने पर मिट्टी के सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह सक्रिय होने में समय लगाता है, जिससे शुरुआत में पोषक तत्व आपूर्ति अस्थायी रूप से घट जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रिम सुसंगतता समझौते का भारत के जैविक निर्यात के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो राइट आंसर रहेगा बी वाला, भारत के NPOP मानकों को यूरोपीय संघ या USA के मानकों के समकक्ष मान्यता मिलना, जिससे भारत में प्रमाणीकरण उत्पाद वहाँ बिना दोबारा जांच के स्वीकार किए जाते हैं। फिर आ जाते साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि भारत से निर्यात होने वाले कुल प्रमाणित जैविक उत्पादों में मात्रा और मूल्य के दृष्टिकोण से वर्तमान में किस उत्पाद श्रेणी का हिस्सा सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है साथियों बी वाला, तिलहन, विशेष रूप से जैविक सोयाबीन तेल और प्रसंस्करण खाद्य औषधि पौधे। फिर आ जाते साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रयुक्त तकनीक का मुख्य तकनीकी आधार क्या है? तो इसका जो है मुख्य तकनीकी आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, GPS और प्रिस्क्रिप्शन मैप के आधार पर खेत के अलग अलग हिस्सों की सटीक आवश्यकता के अनुसार उर्वरक, पानी या कीटनाशकों की मात्रा को वास्तविक समय में बदलना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि वानस्पतिक सूचकांक NDVI नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स की गणना करने का सही गणितीय सूत्र क्या है, जो रिमोट सेंसिंग में पौधों के स्वास्थ्य को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों बी वाला,
NDVI फ्रैक्शन NIR माइनस रेड NIR प्लस रेड फिर इंटू जहाँ NIR निकटतम अवरक्त और रेड लाल प्रकाश है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है प्रिसीजन फार्मिंग की RTK GNSS रियल टाइम काइनेमेटिक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम प्रणाली खेतों में ट्रैक्टर ऑटो गाइडेंस के लिए कितनी सटीकता प्रदान करती है। तो राइट आंसर साथियों बी वाला सेंटीमीटर स्तर सेंटीमीटर लेवल छोटा होना चाहिए 2-3 सेंटीमीटर से कि अत्यधिक उच्च सटीकता जो बेस स्टेशन से मिलने वाले सुधारात्मक सिग्नलों पर आधारित होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में प्रिसीजन कृषि को बड़े पैमाने पर लागू करने में सबसे बड़ी संरचनात्मक और आर्थिक बाधा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों बी वाला अत्यधिक छोटी और बिखरी हुई जोत का आकार तथा उच्च प्रारंभिक तकनीक उपकरण लागत। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में उपज निगरानी प्रणालियों के तहत कंबाइन हार्वेस्टर में प्रयुक्त इम्पैक्ट प्लेट सेंसर अनाज की मात्रा को कैसे मापते हैं। तो इसको जो है कैसे मापते हैं, लिफ्ट के शीर्ष पर अनाज के प्रवाह द्वारा प्लेट पर लगाए गए यांत्रिक बल को विद्युत सिग्नल में बदलकर मास फ्लो रेट की गणना करना। तो उसके बाद आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि जैविक खेती में माइकोराइजा कवक पौधों की जड़ों के आंतरिक कार्टिकल कोशिकाओं में प्रवेश करके जो अत्यधिक शाखित संरचनाएं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है और उनका कार्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका बी वाला अर्व स्कल्स कवक और पौधे के बीच पोषक तत्वों विशेषकर फास्फोरस और कार्बन के आदान प्रदान का मुख्य केंद्र होना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक कंपोस्टिंग प्रक्रिया के दौरान थर्मोफिलिक चरण 55 से 65 सेल्सियस में कौन से सूक्ष्मजीव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं जो मानव रोगजनकों और खरपतवारों के बीजों को नष्ट करते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर है बी वाला थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट्स और कड़े बैक्टीरिया। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक तरल खाद में कोलाइडल स्थिरता बनाए रखने के लिए कणों के बीच किस बल का होना अनिवार्य है ताकि वे नीचे न बैठे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला जेटा पोटेंशियल के कारण उत्पन्न होने वाला समान विद्युत आवेशों का प्रतिकर्षण बल। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक कीटनाशक प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाले वनस्पति अर्क जैसे नीम का तेल को पानी में इथर एमल्सन में बदलने के लिए किस प्राकृतिक एमल्सीफायर के उपयोग की अनुमति है। तो राइट आंसर हो जाएगा सातवें हो जाएगा बी वाला शॉकनट रीठा का अर्क या प्राकृतिक लेशित है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि मिट्टी के ह्यूमस में पाए जाने वाले ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड मुख्य रासायनिक अंतर क्या है जो उनकी गतिशीलता को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला फुल्विक एसिड का अणुभार कम होता है, वह अम्लीय क्षार दोनों पीएच पर पानी में पूरी तरह घुलनशील होता है, जबकि ह्यूमिक एसिड केवल क्षारीय पीएच पर घुलनशील होता है। फिर रहता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है प्रिसीजन कृषि की ग्रिड सॉइल सैंपलिंग में यदि ग्रिड का आकार बहुत बड़ा है रख दिया जाए तो मैपिंग में कौन सी तकनीक त्रुटि आती है। तो विद इन फील्ड वेरिएबिलिटी खेत के भीतर की सूक्ष्म भिन्नता छूट जाती है और पूरा मैप अत्यधिक सामान्यीकृत हो जाता है। फिर रहता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग के डेटा विश्लेषण में प्रयुक्त क्रिगिंग इंटरपोलेशन तकनीक का क्या कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला ज्ञात स्थानों से लिए गए मिट्टी के नमूनों के डेटा के आधार पर जिन स्थानों से नमूने नहीं लिए गए वहाँ के पोषक तत्वों के स्तर का भूसंख्यिकी अनुमान लगाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रयुक्त ड्रोन में मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा मुख्य रूप से किन तरंग दैर्ध्य को रिकॉर्ड करते हैं जो मानव आँख से
दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, रेड एज और निकट अवरक्त बैंड। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर स्प्रेडर में प्रयुक्त वाल्व का कार्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, बल्ब के खुलने और बंद होने के चक्र की अवधि को उच्च गति पर नियंत्रित करके बिना सिस्टम के दबाव को बदले प्रवाह दर को सटीक रूप से बदलना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है प्रिसीजन कृषि में ISO 11783 मानक का क्या महत्व है, जो आधुनिक कृषि यंत्रों में उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, यह विभिन्न निर्माताओं के ट्रैक्टरों और उनके पीछे जोड़े जाने वाले स्मार्ट उपकरणों के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के बीच निर्बाध प्लग एंड प्ले संचार सुनिश्चित करता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिक आंदोलन के निष्पक्षता के सिद्धांत का कृषि पारिस्थितिकी में मुख्य निहितार्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, मानव और अन्य विविध प्राणियों के बीच संबंधों में समानता, सम्मान, न्याय और ग्रह की साझा संपदा के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना। फिर जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि किन राज्यों में पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के कारण जैविक खेती के विकास की प्राकृतिक क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य, जहाँ रसायनों का ऐतिहासिक प्रवेश न्यूनतम रहा है। हो जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि भारत के किन राज्यों में पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के कारण जैविक खेती के विकास की प्राकृतिक क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य, जहां रसायनों का ऐतिहासिक प्रवेश न्यूनतम रहा है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक मृदा में होने वाली अमोनीकरण प्रक्रिया के तहत जटिल प्रोटीन को अमोनियम में तोड़ने का प्राथमिक कार्य मुख्य रूप से किन जीवों द्वारा किया जाता है। तो किन जीवों द्वारा किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स के द्वारा जो है किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मृदा की पारिस्थितिकी में माइकोस्टेसिस घटना का क्या अर्थ है, जो जैविक रूप से सक्रिय मिट्टी में देखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, मिट्टी के सामान्य सूक्ष्म जीवों द्वारा छोड़े गए स्रावों और पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा के कारण रोगजनक कवक बीजाणुओं के अंकुरण का प्राकृतिक रूप से रुक जाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक मिट्टी एंजाइम डिहाइड्रोजनेज की उच्च दर सीधे तौर पर किसका सूचक मानी जाती है। फिर किसका सूचक मानी जाती है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की कुल चयापचय गतिविधि और जैविक भार का जो है सूचक मानी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पारंपरिक कृषि विकास योजना के तहत जैविक क्लस्टर बनाने के लिए न्यूनतम कितनी भूमि और कितने किसानों का समूह होना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, न्यूनतम 20 हेक्टेयर या 50 एकड़ भूमि का सन्निहित क्षेत्र और लगभग 20 से 50 किसानों का समूह। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो कि PKBY की एक उपयोजना है, मुख्य रूप से किस पारंपरिक इनपुट के ऑन फार्म निर्माण और उपयोग पर सबसे अधिक बल देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, गाय के गोबर और गौमूत्र आधारित फार्मूलेशन जैसे जीवामृत, बीजामृत और अर्क। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में जैविक कृषि उत्पादों की निर्यात को विनियमित और सुगम बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किस राष्ट्रीय निकाय को एपेक्स सेक्रेटेरिएट नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एपेडा अर्थात होता है, एपेडा का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। किया गया है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि NGO और नागरिक समाजों द्वारा वैश्विक स्तर पर संचालित पार्टिसिपेटरी वैरायटी सिलेक्शन का जैविक खेती में क्या महत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, स्थानीय कृषि जलवायु पारिस्थितिकी के अनुसार किसानों को अपने खेतों में खुद सर्वोत्तम पारंपरिक और देशी किस्मों का परीक्षण और चयन करने का अधिकार देना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को भारत का पहला 100% पूर्व प्रमाणित जैविक राज्य घोषित किया गया है, जहां रसायनों का उपयोग कानूनी रूप से प्रतिबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे पहला राज्य है जहाँ जैविक तरीके से खेती करी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कड़े जैविक मानकों के अनुसार फसलों के पोषण के लिए किस प्रकार के अपशिष्ट के सीधे उपयोग पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मानव मलमूत्र और बिना उपचारित औद्योगिक कचरा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि जैविक खाद निर्माण में C/N कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो का संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है? यदि बुवाई के समय मिट्टी में CN कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात 30:1 से अधिक हो जाए तो क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें जो है क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? सूक्ष्मजीवी मिट्टी में उपलब्ध सारी नाइट्रोजन को अपनी वृद्धि के लिए ब्लॉक कर देंगे और जिससे पौधों में नाइट्रोजन की भारी कमी हो जाएगी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैव उर्वरक अजोस्पिरिलम मुख्य रूप से गैर दलहनी फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का की जड़ों में किस प्रकार का संबंध बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सहयोगात्मक असहजीवी या एसोसिएटिव सिम्बायोसिस के रूप में जड़ों के आंतरिक ऊतकों में रहकर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण मानकों के तहत खनिज स्रोतों से कैल्शियम कार्बोनेट, चूना या जिप्सम का उपयोग मिट्टी सुधारक के रूप में केवल किस परिस्थिति में अनुपात है? तो किस परिस्थिति में अनुपात है? केवल तब जब मिट्टी का pH मान अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय हो और प्रमाणीकरण संस्था में इसकी तकनीकी आवश्यकता को प्रमाणित किया हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, तरल जीवामृत को तैयार करते समय उसमें बेसन दाल का आटा मिलाने का मुख्य सूक्ष्म जीव विज्ञान कारण क्या है? तो इसका जो है मुख्य सूक्ष्म विज्ञान कारण क्या है? बेसन में उपस्थित प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी के लाभकारी बैक्टीरिया और कवकों के लिए नाइट्रोजन और ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उनकी बुनियादी तेजी से बढ़ती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती के लिए किस्मों का चयन करते समय मल्टी लाइन वैरायटी या किस्मों का मिश्रण को एकल किस्म की तुलना में अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो यह इसलिए दी जाती है क्योंकि यह खेती में आनुवंशिक विविधता बढ़ाती है और जिससे किसी एक बीमारी या कीट के प्रकोप से पूरी फसल नष्ट होने का जोखिम न्यूनतम हो जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि ओपन पोलिटेड वैरायटी खुली परागित किस्मों को जैविक उत्पादों के लिए हाइब्रिड बीजों की तुलना में अधिक टिकाऊ क्यों माना जाता है? तो ये अधिक टिकाऊ क्यों माना जाता है? क्योंकि किसान इन बीजों को हर साल अपने ही खेत में सुरक्षित रख सकते हैं और ये समय के साथ स्थानीय जैविक पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि दलहनी फसलों की उन किस्मों का चयन जैविक कृषि में क्यों आवश्यक है जिनमें उच्च नोड्यूलेशन क्षमता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ताकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में अधिकतम मात्रा में स्थिर करके मुख्य फसल के साथ साथ अगली फसल के लिए भी नाइट्रोजन छोड़ सकें। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जैविक फसल चक्र को डिजाइन करने का सबसे बुनियादी और अनिवार्य नियम क्या है जो मृदा जनित रोगों को रोकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, एक ही कुल की फसलों को लगातार उगाकर गहरी जड़ों के बाद उथली जड़ों वाली और दलहनी फसलों के बाद गैर दलहनी फसलों को वैकल्पिक रूप से उगाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि पौधों में पादप रोगों के प्रति अधिग्रहित प्रणालीगत प्रतिरोध को जैविक रूप से सक्रिय करने के लिए किस सूक्ष्मजीव का उपयोग बीज उपचार के लिए किया जाता है? तो स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस जो प्राकृतिक रूप से सैलिसिलिक एसिड पाथवे को सक्रिय करता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि जैविक कीट प्रबंधन में प्रयुक्त ब्यूवेरिया बेसियाना कवक की कार्यप्रणाली क्या है? तो इस कवक की कार्यप्रणाली क्या है? इसके कोनिडिया कीट की त्वचा से चिपककर अंकुरित होते हैं और एंजाइम द्वारा त्वचा को भेद कर शरीर के भीतर कवक जाल फैलाते हैं, जिससे
कीट मस्कार्डिन रोग से मर जाते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि कपास और टमाटर में हेलिकोबर्पा आर्मीगेरा फलीवेदक कीट के जैविक नियंत्रण के लिए किस विशिष्ट और अत्यधिक लक्षित जैविक एजेंट का छिड़काव किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला HANPV हेलिकोबर्पा आर्मीगेरा न्यूक्लियोपोली हाइड्रो वायरस जो कीट के लार्वा की आंत की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि ट्राइकोग्रामा का उपयोग जैविक कृषि में कीट प्रबंधन के लिए बहुत लोकप्रिय है। यह वास्तव में क्या है और कैसे कार्य करता है? तो यह जो है एक अत्यंत सूक्ष्म अंडा परजीवी तथा यह है जो हानिकारक कीटों के अंडों के भीतर अपने अंडे देकर उन्हें शुरुआत में ही नष्ट कर देता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जैविक खेतों में खरपतवारों के स्टेल सीडबेड तकनीक द्वारा प्रबंधन का मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? तो मुख्य फसल की बुवाई से पहले खेत को सींचना ताकि खरपतवारों के बीज अंकुरित हो जाएं और फिर बिना मिट्टी पलटे उन्हें उखाड़ या सुखा देना ताकि मुख्य फसल के समय खरपतवार कम से कम उगें। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जैविक बागवानी में रोगों को रोकने के लिए प्रयुक्त बोर्डो मिश्रण को बनाने के लिए किन 3 घटकों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, भुजा हुआ चूना और पानी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि NPOP के संगठनात्मक ढांचे में प्रत्यायन निकाय का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला उन वाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक एजेंसियों की तकनीक क्षमता और निष्पक्षता का मूल्यांकन करना जो खेतों को जैविक प्रमाणीकरण पत्र जारी करती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि 12मासी फसलों पेरेनाइल क्रॉप जैसे फलदार बागवान के लिए कड़े NPOP नियमों के अनुसार पूर्ण प्रमाणित जैविक उत्पाद का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम रूपांतरण अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला प्रथम जैविक सरल की कटाई से कम 36 महीने अर्थात 3 वर्ष पहले जैविक प्रबंधन अनिवार्य है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ICS के तहत यदि समूह का कोई एक किसान प्रतिबंधित रसायन का उपयोग करता है पाया जाता है तो पूरे समूह पर क्या वैधानिक प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी वाला यदि समूह की आंतरिक जांच प्रणाली इस उल्लंघन को पकड़ने में विफल रहती है तो प्रमाणीकरण संस्था पूरे समूह का जैविक प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द कर सकती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि NPOP मानकों के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण के दौरान ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में किस मुख्य कड़े क्लोज की जांच की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला जैविक उत्पादों को गैर जैविक उत्पादों के साथ मिक्स होने से बचाने के लिए पैकेजिंग की पूर्ण सीलिंग, स्पष्ट लेबलिंग और परिवहन से पहले वाहनों की पूरी सफाई का रिकॉर्ड रखना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि इन कन्वर्टर ऑर्गेनिक लेबल का उपयोग NPOP के तहत कब किया जा सकता है और इसका अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला जब खेत अपनी 24 से 36 महीने की रूपांतरण अवधि के कम से कम 12 महीने सफलतापूर्वक पूरे कर चुका हो ताकि उत्पाद को बाजार में रूपांतरण स्तर का दर्शाया जा सके। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में जेनेटिकली मॉडिफाइड सूक्ष्मजीवों से प्राप्त एंजाइम के उपयोग पर क्या नियम हैं? इस पर क्या नियम है? ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रसंस्करण में प्रयुक्त सभी एडिटिव्स और सूक्ष्मजीव गैर GM होना अनिवार्य है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जैविक पैकेजिंग के लेवल पर किस सूचना का होना वैधानिक रूप से अनिवार्य है जिसके बिना उत्पाद को प्रमाणित जैविक के रूप में नहीं बेचा जा सकता है? तो राइट आंसर मेरे साथियों हो जाएगा प्रमाणीकरण एजेंसी का नाम हुआ कोड नंबर NPOP का भारत जैविक लोगो और विशिष्ट लॉग या बैच नंबर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जैविक उत्पादों की मार्केटिंग में प्रीमियम प्राइसिंग से क्या तात्पर्य है और यह क्यों आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा बी वाला पारंपरिक उत्पादों की तुलना में 10 से 30%
या अधिक ऊंची कीमत प्राप्त करना जो प्रमाणीकरण की लागत, रूपांतरण अवधि के जोखिम और अधिक श्रम लागत की भरपाई करने के लिए आवश्यक है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वैश्विक बाजार में जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला NOP, राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम, नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम। तो अगला आ जाता है साथियों, इसमें पूछा गया है कि प्रसंस्कृत जैविक उत्पादों के निर्यात में सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए एपेडा द्वारा किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा बी वाला ट्रेजनेट, एक वेब आधारित ट्रेसेबिलिटी प्रणाली जो खेत से लेकर निर्यात के पोर्ट तक पूरे प्रवाह को रिकॉर्ड करती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रयुक्त GIS ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला विभिन्न स्थानिक डेटा परतों जैसे मिट्टी के प्रकार, पोषक तत्वों स्तर, उपज मानचित्र और टोपोग्राफी को आपस में जोड़कर उनको विश्लेषण और विजुअलाइजेशन करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पौधों के जल तनाव को मापने के लिए प्रिसीजन सिंचाई प्रणाली में थर्मल इंफ्रारेड सेंसरों द्वारा मापा जाने वाला CWSI का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथ हो जाएगा बी वाला फसल जल तनाव सूचकांक, जो पत्तियों के तापमान और हवा के तापमान के अंतर पर आधारित होता है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में प्रयुक्त समीपस्थ मृदा संवेदन तकनीकों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर मुख्य रूप से मिट्टी के किस गुणों को तुरंत मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला मिट्टी की आभासी विद्युत चालकता, जो सीधे मिट्टी की नमी, लवणता और क्ले की मात्रा से जुड़ी होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय कृषि में ड्रोन आधारित प्रिसीजन कीटनाशक छिड़काव के संदर्भ में नागरिक उद्यान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कृषि ड्रोन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। स्मॉल से मीडियम ड्रोन, जिनका वजन आमतौर पर 25 किलोग्राम से कम या उसके आसपास होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में सॉइल जोन मैनेजमेंट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथ ही हो जाएगा बी वाला खेत को उसकी प्राकृतिक उत्पादकता और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर छोटे समरूप उप क्षेत्रों में विभाजित करना, ताकि प्रत्येक जोन को उसकी विशिष्ट आवश्यकता अनुसार इनपुट दिया जा सके। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक मिट्टी में पाए जाने वाले फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया PSB जैसे स्यूडोमोनास स्ट्राइट मिट्टी में बंधे अकार्बनिक फास्फोरस जैसे कैल्शियम फास्फेट को घोलने के लिए मुख्य रूप से किस रासायनिक तंत्र का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला वे कम अणुभार वाले कार्बनिक एसिड जैसे साइट्रिक, वैलेरिक और ऑक्सैलिक एसिड साबित करते हैं, जो धातु केशन को चेलेट करते हैं और pH को कम करते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि कंपोस्टिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली टॉक्सिसिटी का मुख्य कारण क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला अपूर्ण किण्वन के कारण उत्पन्न वाष्पशील फैटी एसिड जैसे एसिटिक एसिड, जिसे कंपोस्ट को पूरी तरह परिपक्व करके दूर किया जाता है। फिर आ जाएगा साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कोलाइडल स्थिरता विज्ञान के अनुसार जब किसी तरल जैविक उर्वरक जैसे सस्पेंशन बायो फर्टिलाइज़र के जेटा पोटेंशियल का मान 30 MB से अधिक नकारात्मक या 30 MB से अधिक सकारात्मक होता है, तो वह प्रणाली कैसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला अत्यधिक स्थिर, क्योंकि तीव्र विद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण कणों का आपस में चिपकने से रोकता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक स्प्रे के पत्तों पर फैलाव को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सर्फेक्टेंट तरल की सतह तनाव पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो ये क्या तनाव डालता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला पानी के सतह तनाव को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देते हैं, जिससे तरल बूंदें
पत्ती की मोमी सतह पर गोल रहने के बजाय पूरी तरह फैल जाती हैं। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक मिट्टी की कैटायन विनिमय क्षमता बढ़ाने में ह्यूमस का योगदान सबसे अधिक क्यों होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, क्योंकि ह्यूमस के अणुओं की सतह पर प्रचुर मात्रा में कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक कार्यात्मक समूह होते हैं जो पीएच के अनुसार ऋणात्मक आवेश विकसित करते हैं। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है प्रिसीजन फार्मिंग में प्रयुक्त उपग्रह चित्रों में स्थानिक रेजोल्यूशन का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, पृथ्वी की सतह का वह न्यूनतम क्षेत्र जिसे छवि के एक एकल पिक्सल के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि स्थानिक सांख्यिकी में प्रयुक्त नगेट इफेक्ट सेमी वेरियोग्राम ग्राफ में क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा बी वाला, शून्य दूरी पर भी पाई जाने वाली यादृच्छिक भिन्नता या मापन त्रुटि जो सूक्ष्म स्तर के स्थानिक बदलावों के कारण होती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि कृषि की मशीन लर्निंग प्रणाली में खेती के ऐतिहासिक उपज डेटा और उपग्रह चित्रों के संयोजन से भविष्य की उपज सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए किस एल्गोरिदम का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, रैंड फॉरेस्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन या डीप न्यूरल नेटवर्क्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वेरिएबल रेट लिक्विड स्प्रेयर में वास्तविक समय में दबाव और प्रवाह दर दोनों को स्वतंत्र रूप से बनाए रखने के लिए किस उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, डायरेक्ट केमिकल इंजेक्शन, जहां साफ पानी और कई रसायन अलग टैंक में होते हैं और जो नोजल के ठीक पहले आवश्यकता अनुसार मिक्स होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है प्रिसीजन कृषि के पर्यावरण ऑडिट में कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करने के लिए ट्रैक्टरों में किस विशिष्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो टायरों में फिसलने को रोकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, रेडार आधारित स्लिप कंट्रोल सिस्टम जो वास्तविक समय में इंजन के टार्क और गियर को पहिए के घर्षण के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिक आंदोलन की देखभाल के सिद्धांत के अनुसार जैविक कृषि प्रबंधन को किस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, भविष्य की पीढ़ियों और पर्यावरण के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए एहतियाती और जिम्मेदारी के तरीके से। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत के तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप में जैविक खेती का दायरा किस प्राकृतिक कारण से सबसे मजबूत है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, इन संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणालियों में रासायनिक अपवाह समुद्र जीवन और मूंगे की चट्टानों को तुरंत नष्ट कर देता है और जिससे लक्षद्वीप को पूर्ण जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जैविक मृदा में होने वाली नाइट्रीकरण प्रक्रिया के दूसरे चरण में नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करने वाले मुख्य ऑटोट्रॉफिक जीवाणु कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि माइकोराइजल नेटवर्क के माध्यम से जैविक खेतों में पौधों के बीच होने वाले सिग्नलिंग ट्रांसफर से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कवक जाल के माध्यम से आपस में जुड़े पड़ोसी पौधों द्वारा किसी एक पौधे पर कीट के हमले की चेतावनी रासायनिक सिग्नलों के रूप में दूसरे पौधों को तक जो है पहुँचाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के जैविक भार कार्बन का कुल मृदा कार्बन के साथ उच्च अनुपात जैविक खेती में क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, मिट्टी में कार्बन का स्थिरीकरण अत्यधिक प्रभावी है और पोषक तत्वों का चक्रण बहुत तेज है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर किसानों को किस कार्य के लिए डीबीटी माध्यम से दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, जैविक इनपुट जैसे ऑन फार्म कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, वनस्पति घर की खरीद, निर्माण और जैविक प्रमाणीकरण की लागत वाहन के करने के लिए।
फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जैविक कृषि कार्यक्रम को लागू करने के लिए वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा गठित स्टीयरिंग कमेटी का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या है। तो इसका जो है मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सबसे बी वाला, राष्ट्रीय जैविक लोगों के उपयोग की अनुमति देना, प्रमाणीकरण एजेंसियों को मंजूरी देना और वैश्विक सुसंगतता समझौतों को संभालना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि FAO द्वारा मान्यता प्राप्त GIAHS ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में शामिल भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी अनूठी पारंपरिक जैविक प्राकृतिक खेती प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कुट्टनाड केरल की समुद्र तल से नीचे की खेती प्रणाली को कोरापुट की पारंपरिक कृषि। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रमाणी ग्रामीण भारत में लोकप्रिय बनाई गई पार्टिसिपेटरी रूरल एप्रिशियल तकनीका जैविक खेती के नियोजन में क्या उपयोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, स्थानीय किसानों के पारंपरिक ज्ञान संसाधनों के नक्शे और सामुदायिक प्राथमिकताओं को समझकर स्थानीय स्तर पर जैविक इनपुट प्रणालियों को डिजाइन करना। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत प्रिसीजन कृषि को बढ़ावा देने के लिए RAD रेनफेड एरिया डेवलपमेंट घटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो है मुख्य घटक क्या है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना जिसमें मिट्टी और पानी के संरक्षण की डिजिटल प्रणालियों का उपयोग शामिल हो। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आगे की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे वो भी इन क्वेश्चनों को पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।